Hi everyone, welcome back to Namaste English. Today we are tackling a beautiful and deeply relatable poem from your class 10th First Flight textbook. The name of the poem is Amanda by Robin Klein. If you have ever felt misunderstood or just wished you could escape into your own world, then this poem is for you. In this detailed session, we are going to cover everything you need to ace your exam. The full stanza by stanza explanation, crucial themes like control versus freedom, and all the literary devices used in the poem. जी हाँ, इसमें आप अपने एग्ज़ाम से संबंधित हर चीज़ पाएंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें. Are you ready to unlock the world of Amanda's daydream? Let's dive in. In this video, we are going to discuss the introduction of the poem, a short introduction of the poet also, theme and summary, text with explanation and difficult word meanings, literary devices, and of course, message from the poem. First of all, introduction of the poem. The poem Amanda depicts a sharp contrast between a controlling parent and a daydreaming child. ये पोएम जो है वो एक कंट्रोलिंग पेरेंट्स और एक डे ड्रीमिंग चाइल्ड के बीच की कहानी है. इट कैप्चर्स द यूनिवर्सल स्ट्रगल ऑफ ग्रोइंग अप, द प्रेशर टू फॉलो द रूल्स वर्सेस एनी डिज़ायर फॉर फ्रीडम. इस पोएम में यूनिवर्सल स्ट्रगल दिखाया गया है जो सिर्फ इस पोएम में पेरेंट और बच्चे के बीच का ही नहीं है. आप जब ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये यूनिवर्सल स्ट्रगल आपके लिए भी है. और ये क्या है? जब आप बड़े होते हो तो आपको पेरेंट्स के जो डिसिप्लिन है, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो फॉलो करना पड़ता है. और दूसरी तरफ आप फ्रीडम की चाह रखते हो. आप सोचते हो कि इतने सारे रेस्ट्रिक्शन या डिसिप्लिन ना होता, फ्रीडम होता तो कितना अच्छा होता. Through a series of command and internal reflections, the poet exposes the gap between adult expectation and child's inner world. इसमें ढेर सारे जो कमांड दिए जा रहे हैं बच्चे को, उसके माध्यम से कवि जो हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो एडल्ट्स की एक्सपेक्टेशन होती है और बच्चे की जो चाह होती है उसमें एक गैप आ जाता है, एक खालीपन आ जाता है. अब हम पोएट के बारे में बात करते हैं. पोएट के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं. रॉबिन क्लीन जो है वो 28 फेब को बॉर्न हुई थी केम्पसे, न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया में. जॉनर मतलब वो किस तरह की कविता या किस तरह का उनका वर्क है, ज़्यादातर चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन ये लिखती हैं वो. Notable works: Hating Alison Ashley, Halfway Across the Galaxy, and Turn Left, Came Back to Show You I Could Fly. ये सारे उनके प्रसिद्ध जो हैं वो रचनाएं हैं. Robin Klein is a poet who takes in his pen the everyday and universal happiness of life. रॉबिन क्लीन जो है वो अपनी पेन में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करती हैं. अब देखिए यहाँ पेन से मतलब है अपनी रचनाओं में, अपने लेखन में क्या क्या चीज़ें हैं. एक्टिविटीज़ पर्टेनिंग टू स्मॉल चिल्ड्रन आर वेरी डियर टू हिम. छोटे बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन्हें बहुत पसंद आती हैं, जैसे कि उनका इनोसेंस, लव, स्मार्टनेस और उनका स्वभाव. तो ये सब उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में मिलता है. अब अगर हम बात करें इस कविता की, अमांडा, इसका मुख्य सेंट्रल आइडिया या थीम आप कह सकते हैं कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम. पहली थीम तो मैंने थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो तनातनी होती है, तनातनी कह सकते हैं आप हिंदी में समझाने के लिए, कि जो खींचातानी होती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसका एक उदाहरण है ये कविता. जैसे कि हमेशा बार बार जो इस कविता में अमेंडा के पेरेंट्स हैं उसको तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और वो उस पर ध्यान नहीं देती, वो अपनी लिबर्टी और एटोनमी पे फोकस कर रही है. दूसरा जो मेन थीम
इस पोएम का है एस्केपिज्म, क्योंकि पेरेंट्स डांट रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहाँ से वो भाग जाती है। वो बोलते जा रहे हैं, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं है। वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में अपने आप को फैंटेसी करती है, इमेजिन करती है, जिसमें कि वो नीले समुद्र में मरमेड की तरह है। ऑर्फन है, रुपेंजेल एक फेरी टेल्स है काइंड ऑफ, एज अ डिफेंस मैकेनिज्म टू कोप अप विद द हार्श रियलिटी। मतलब पेरेंट्स जो डांट रहे हैं उससे भागने के लिए वो अपनी इमेजिनरी दुनिया में एंजॉय कर रही है। इनोसेंस, अ पोएम हाईलाइट्स द नीड टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन। इसमें बच्चे का इनोसेंस भी दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चा जो है वो इनोसेंटली अपनी ओन अपना एक अलग दुनिया बना लेता है जब उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स के लगते हैं, और जब पेरेंट्स उससे बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं तो बच्चा जो है वो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भाग के वो अपनी एक अलग दुनिया में चला जाता है, और वो है एस्केपिज्म। तो ये भी एक तरह का बच्चे का इनोसेंस इसमें दिखाया गया है। अब समरी देख लीजिए इस पोएम की। द पोएम अमेंडा बाय रॉबिन क्लीन इज़ अबाउट अ यंग गर्ल, एक छोटी लड़की की कहानी है, नेम्ड अमेंडा, हु इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, जो बार बार अपनी माँ के द्वारा डांटी जाती है। उसकी माँ उसे बार बार डांटती है फॉर हर बिहेवियर, पोस्चर एंड हैबिट, उसके बिहेवियर, व्यवहार के लिए, और बॉडी पोस्चर, वो हमेशा झुक के बैठती है तो उसके लिए डांट पड़ती है, और भी उसकी जो कई आदतें हैं ये आप पोएम में देखेंगे। चॉकलेट खाती है, ज़्यादा नेल चबाती है, तो ये सब के लिए उसे बार बार डांट पड़ती है। हालांकि ये सही अच्छे उसके लिए किया जाता है, पर कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट जो उसको हमेशा लगातार मिलता है वो उसे पसंद नहीं आता है। और इसीलिए ये पोएम हाईलाइट करती है स्ट्रगल ऑफ अ चाइल्ड डीलिंग विद एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन, कि वो बच्चा किस तरह से पेरेंट्स का जो कंट्रोल है उसके ऊपर है और उनके जो इंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको किस तरह से वो डील करती है, उसके बारे में ये पोएम है। द टेक्स्ट बिगिंस, देखिए पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। हंच मतलब होता है, कई बार कई लोगों की आदत होती है ऐसे झुक के बैठने की, तो उससे बैक पे जो हंच हो जाता है, हिंदी में सुनना होगा आपने, कुबड़ निकल जाती है। जो लोग लंबे होते हैं, कई लोग, ज़्यादातर कई लंबे लोगों को झुक के चलने की आदत हो जाती है। स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मतलब होता है कि लेज़ी वे में बैठे होना, जैसे आप इजी चेयर में, सोफे पे एकदम से आराम से बैठे होते हैं। लैंग्विड, रिलैक्स्ड, लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स्ड। एमरल्ड, इट इज़ अ प्रेशियस स्टोन, ग्रीन इन कलर। इनहैबिटेंट, रहने वाले, रेजिडेंट को बोलते हैं। ड्रिफ्टिंग, carried away slowly by the water. Blissfully means with bliss, bliss means happiness. तो इस तरह से आप देखिए, इन द ओपनिंग स्टैंजा अमेंडा इज कॉन्स्टेंटली स्कोल्डेड बाय हर मदर। अब उसकी माँ बार बार उन्हें डांट रही हैं, नेल्स मत काटो अमेंडा, अपने शोल्डर को हंच मत बनाओ, डोंट हंच योर शोल्डर्स। स्टॉप द स्लाउचिंग, मतलब एकदम ऐसे लेजी जैसे मत बैठे रहो। सिट अप स्ट्रेट, एक्टिव होके बैठो, सीधा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब क्या होता है कि अमेंडा को जब ये सब डांट पड़ रही है तो वो अपने एक इमेजिनेशन में चली जाती है। और वो क्या है इमेजिनेशन? एक रिलैक्स सी में वो मरमेड की तरह है। एमरल्ड सी मतलब हरे पानी जो है ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है, जहाँ पे वो अकेली रह रही है एक मरमेड जैसी। ड्रिफ्टिंग मतलब पानी के बहाव में जिधर पानी जा रहा है उधर चली जा रही है। और ब्लिसफुली, हैप्पीली, कोई वहाँ उसे तकलीफ़ नहीं है, कोई वहाँ रोक टोक नहीं है। तो ऐसी दुनिया अमेंडा इमेजिन करने लगती है जब पेरेंट्स या मदर लगातार उसको कुछ ना कुछ डांटते हैं। अब देखिए स्टैंजा 2। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू tidy योर रूम अमेंडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा। आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट
patterns of dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये अमेंडा के इमेजिनेशन के बारे में बात है। देखिए पहले स्टेंजा में भी आपने देखा कि ब्रैकेट में है, तो वो ब्रैकेट वाली चीज़ वही है कि जब अमेंडा को डांट पड़ती रहती है मदर से कॉन्स्टेंटली, लगातार, तो वो स्लिप करके अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है। वो ध्यान नहीं देती कि माँ क्या बोल रही हैं। तो अब देखिए सेकंड स्टेंजा में भी माँ उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क? तुमने होमवर्क किया अमेंडा? तुमने कमरे साफ़ की, अपना कमरा साफ़ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें शूज़ साफ़ करने को कहा था। अब ये सारी चीज़ें उनकी मदर कह रही हैं, लेकिन अमेंडा अपने आप को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, पहले स्टेंजा में उसने अपने आप को मरमेड इमेजिन किया और दूसरे स्टेंजा में वो अपने आप को ऑर्फन कर समझ रही है। ऑर्फन मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। हश्ड मीन्स क्वाइट एंड स्टिल प्लेस। तो अब वो इमेजिन कर रही है कि वो एक गली में जा रही है ऑर्फन की तरह। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट। वहाँ पे वो अपने पैरों पे निशान बना रही है, अलग अलग पैटर्न बना रही है डस्ट के, नंगे पैर है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ कोई शोर नहीं है। फ्रीडम इज़ स्वीट, कोई उसे टोकने वाला नहीं है। वो फ्रीडम को, वहाँ पे उसे फ्रीडम महसूस हो रही है। कहने का मतलब अमेंडा जो है, जब जब उसके पेरेंट्स, उसकी मदर डांटती हैं, वो उनको ध्यान नहीं देती है और अपने एक इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है, क्योंकि बार बार लगातार उसकी माँ हमेशा इंस्ट्रक्शन या डांट रही हैं। तो वो उससे बचने के लिए इमेजिनेशन का सहारा लेती है। एक बार होता तो कोई ध्यान देता, लेकिन जब बार बार वही चीज़ होती है तो कोई पसंद नहीं करता है, और फिर वो अपना रास्ता ढूंढ लिया उसने, इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जा रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। अब थर्ड स्टेंजा में भी देखिए उसकी माँ लगातार उसको डांट रही हैं। चॉकलेट मत खाओ अमेंडा। रिमेंबर योर एक्ने। एक्ने मतलब स्किन पे ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल्स आ जाते हैं या कुछ ऐसा कहा जाता है। वो कह रही है याद रखो, याद करो, तुम्हें एक्ने या तुम्हें पिंपल्स ये सब आ जाएंगे। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखोगे? लेकिन नहीं, अमेंडा जो है वो अब इमेजिनरी दुनिया में, देखिए यहाँ क्या वो इमेजिन कर रही है। शी इज़ थिंकिंग कि वो रुपेंजल है। रुपेंजल एक कैरेक्टर है फेरी टेल्स में, जिसमें कि एक चुड़ैल ने एक लड़की को एक टावर में बंद कर दिया है। द विच यूज टू क्लाइंब द टावर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग हेयर ऑफ रुपेंजल दैट वर लेट डाउन बाय हर थ्रू द विंडो। तो जब रुपेंजल के बाल बहुत बड़े बड़े हैं, गोल्डन हैं, बहुत सुंदर हैं, और इसीलिए उसे एक विच मतलब चुड़ैल डायन ने बंद कर दिया था टावर में। और रुपेंजल और वो लेडी उस टावर में जाती थी, जब रुपेंजल अपने बाल नीचे गिराती थी तो उसे पकड़ के वो जाती थी। तो अब यहाँ पे अमेंडा अपने आप को, उसने बचपन में ये कहानियाँ सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, रुपेंजल के जगह अपने को रखती है और कहती है आई हैव नॉट अ केयर, मैं कोई परवाह नहीं करती। लाइफ इन अ टावर इज़ अ ट्रैंक्विल एंड रेयर। एटलीस्ट टावर में जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो शांत होगी और वैसी लाइफ कहीं नहीं मिलेगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो कह रही है मैं अपने ब्राइट हेयर नीचे नहीं लटकाऊंगी, नहीं तो वो लेडी आ जाएगी और वो भी कुछ ना कुछ इंटरफियर करेगी मेरी फ्रीडम में। इसलिए मैं अकेले रहूँगी। अपने आप को टावर में इमेजिन करती है जहाँ पे शांति है, और वो कह रही है कि मैं किसी को भी आने नहीं दूँगी। अब डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने बता ही दिया। एक्ने पिंपल्स को कहते हैं। रुपेंजल अ गर्ल फ्रॉम फेरी टेल, एक कहानी से का मेन कैरेक्टर है। ट्रैंक्विल शांति,
calm, quiet. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब इतना डांट पड़ रही है, उसके बाद उनकी मदर कह रही हैं कि सल्किंग मतलब अब जैसे मूड शिफ्ट होना तो पता चल जाता है, तो वही कह रही हैं कि अपने मूड मत बदलो अमेंडा, तुम बहुत मूडी होती जा रही हो और कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ, नैग्ड मीन्स हैरस कर रही हूँ। तो इतना सब ये सब हो रहा है। अमेंडा की मदर, अमेंडा जब ध्यान नहीं दे रही है तो उसकी माँ यही कह रही है अमेंडा को कि स्टॉप सल्किंग एट वंस, मतलब मूड चेंज मत करो, मेरी बातों पे ध्यान दो। अमेंडा तुम बहुत मूडी होती जा रही हो, जो देखेगा कोई क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें हैरेस कर रही हूँ। तो ये इस तरह से लगातार आपने देखा कि अमेंडा की जो मदर हैं उसे इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, डांट रही हैं, और अमेंडा जो है उस पर ध्यान ना दे के अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में अपने को इमेजिन करती जा रही है। तो ये थी पोएम। अब हम देखते हैं इसमें स्टैंजा वाइज लिटरेरी डिवाइसेस। स्टैंजा 1 में एनाफोरा है, जहाँ पे बार बार डोंट जैसे रिपीटेड वर्ड जो है वो स्टार्टिंग में है, 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में। डोंट बाइट, डोंट हंच। अगर आप पोएम अपनी बुक में देखते रहिए तो देखिए यहाँ पे एनाफोरा है। स्टार्टिंग लाइन में जब कोई रेपिटिशन होता है वर्ड का या कोई लाइन तो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होती है। दूसरा एसोनेंस, यूज़ ऑफ वॉवल साउंड, रेपिटिशन। ओ डोंट, डो ओ डोंट, ये हंच, ओ साउंड बार बार रिपीट हो रहा है और ओ जो है वो वॉवल साउंड है, इसलिए यहाँ पे एसोनेंस है। अब इस लाइन की जो राइम स्कीम, इसमें हर लाइन की राइम स्कीम थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए अमेंडा, स्ट्रेट अमेंडा, सी मी एंड लास्ट में ब्लिसफुली वर्ड है। तो अमेंडा दोनों सेम साउंड, ए, स्ट्रेट डिफरेंट साउंड है तो बी, फिर अमेंडा ए वाला साउंड आ गया तो ए, बी ए, फिर देखिए सी मी, ब्लिसफुली ई साउंड तीनों में है तो सी। स्पेलिंग नहीं, साउंड पे जाइएगा। जब भी राइम स्कीम बताना है तो साउंड देखिए। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच भी है, जैसे एमरल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी। एमरल्ड सी बताया जा रहा है, मतलब सी इज़ लाइक एमरल्ड, बट जो कंपैरेटिव वर्ड है वो यूज़ नहीं किया गया है। एमरल्ड सी मतलब ग्रीन कलर ऑफ द सी, तो सिमिलर टू द कलर ऑफ एमरल्ड, तो इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। रेपिटिशन, फिर अमेंडा, रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। अमेंडा बीच में भी रिपीट किया, लास्ट में भी रिपीट किया जा रहा है। इमेजरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जब वो अपने आप को मरमेड समझ रही है और पानी के वेव के साथ ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली हैप्पीली, तो ये इमेजिन कर रही है ना, तो इमेजरी तो होना ही होना है। एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, फिर कहती है कि लेजी मत हो, ये मत करो। साउंड इज बीइंग एस साउंड, स साउंड इज बीइंग रिपीटेड। एल्यूजन, मरमेड इज अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर, ये एल्यूजन है। स्टैंजा 2 में फिर एनाफोरा है, वही डिड यू करके 2 बार स्टार्टिंग में रिपीट हुआ है। तो राइम स्कीम इसमें देखिए अमेंडा, शूज़ अमेंडा, स्ट्रीट, फीट, स्वीट। अब इसमें देखिए ए, अब बी की जगह यहाँ डी आ गया है क्योंकि ये अलग साउंड है शूज़ का। ए डी ए, और सी तो नहीं कहेंगे, ये दूसरा स्ट्रीट, फीट, स्वीट, तो इसके लिए दूसरा लेटर लगाइए ई। तो अब यहाँ राइम स्कीम ए डी ए, ई। फिर एसोनेंस भी है, वॉवल साउंड, थॉट, टोल्ड, यू, योर, शूज। रेपिटिशन, अमेंडा वर्ड एंड में भी रिपीट हुआ है। मेटाफर, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज सेड टू बी गोल्डन, ग्लोरियस, गोल्डन कलर कह सकते हैं, गोल्डन मटेरियल कह सकते हैं। फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम इज लाइक स्वीट टेस्ट, ये दोनों में मेटाफर है। कंपैरिजन है बट कंपैरेटिव वर्ड जो यूज़ करते हैं एज या लाइक वो नहीं है। स्टैंजा 3 में देखिए एल्यूजन, यूज़ ऑफ फेमस फेरी टेल, कैरेक्टर रूपंजेल को यूज़ किया गया है। इसमें राइम स्कीम है
देखिए अमेंडा, अमेंडा ए ए, यू एफ आ गया, फिर अमेंडा ए, केयर रेयर हेयर, ये अलग साउंड है। तो अब ई तक हमने किया, उसके आगे का कौन सा लेटर आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, तो आप जी लगा दीजिए। एजोनेंस, यूज ऑफ वॉवल साउंड ई एंड ओ, दोनों इसमें हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, लुक ओ साउंड आ गया। विल यू प्लीज़ ई साउंड है। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, स्पीकिंग रिपीट हो रहा है, देखिए प्लीज़ स्पीक, ये सब ई साउंड है और ओ है। कॉन्सोनेंट्स, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। आई एम रूपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, ब्राइट हेयर। फिर रेपिटिशन, अमेंडा को बार लास्ट में भी यूज़ किया गया, अमेंडा वर्ड। एलिट्रेशन, फोर्थ स्टैंडर्ड जो है, फोर्थ देखिए, स्टॉप दैट सल्किंग, स साउंड इज रिपीटेड। एंड यूज ऑफ वर्ड अमेंडा रेपिटेशन है। तो ये था लिटरेरी डिवाइसेस। और उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपके बुक के दिए हैं, उसके सैम्पल आंसर दिए हैं। और मेरा मानना है कि जब आप एक बार अच्छे से पोएम समझ लेंगे तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप अगर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी है तो आप उसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वर्ड्स के हिसाब से कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक अमेंडा इज़, हाउ डू यू नो दिस? तो देखिए अमेंडाज एज कुड बी अराउंड, एग्जैक्ट एज उसमें दिया नहीं है, लेकिन इमेजिन करके या आप गेस करके बता सकते हैं। 10 से 12 साल के बच्चे को इस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। हु डू यू थिंक इज़ स्पीकिंग टू हर? ये तो क्लियर है कि मदर इज़ स्पीकिंग, वन ऑफ हर पेरेंट्स, फादर एंड मदर में से मदर ही बोल रही हैं। इज़ अमेंडा एन ऑर्फन? नो, अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, ये तो क्लियर ही है। वाई डज शी से सो? लेकिन वो क्यों ऑर्फन से अपने को कंपेयर कर रही है? क्योंकि सोचती है कि जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनके लिए फ्रीडम है, उनको कोई इंटरफेयर नहीं करता, तो इसलिए, और वो कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं, ऐसा उसका मानना है। तो इसी को आप कर सकते हैं। नाउ मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज वी आर गेटिंग, बैलेंस इज़ की। मतलब इस पोएम के थ्रू हम एक पेरेंट्स को भी और बच्चों के लिए भी एक मैसेज है। द पोएम कन्वेज अ पावरफुल मैसेज टू बोथ चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, दोनों के लिए, नॉट ओनली फॉर पेरेंट्स के। वाइल डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी फॉर अपब्रिंगिंग, कुछ चीज़ें हमें डिसिप्लिन से सीखना बहुत ज़रूरी है, ये पेरेंट्स समझते हैं, इसलिए वो डिसिप्लिन को इम्पॉर्टेंस देते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। कॉन्स्टेंट नैगिंग कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मीन्स लगातार, अब ये पेरेंट्स के लिए है कि बार बार बच्चों को जो हम हैरेस करते हैं या डांटते हैं, इसका असर उल्टा हो सकता है। काउंटर प्रोडक्टिव मतलब बच्चे, हो सकता है आपको जवाब भी दे दें, हो सकता है इसके एज अ रिज़ल्ट भाग जाएं, हो सकता है अब जैसे वो कर रही थी अपने आप को बचाने के लिए, आपकी बात को ध्यान नहीं देंगे लाइक अमेंडा। चिल्ड्रन नीड पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम टू ग्रो, ये हम पेरेंट्स को भी याद रखना है कि बच्चे जो हैं उनको स्पेशल पर्सनल स्पेस देना जब वो बड़े होते हैं तो ज़रूरी हो जाता है, और उनको फ्रीडम भी देना ज़रूरी हो जाता है। एक्सेसिव कंट्रोल कैन लीड टू रिबेलियन और इमोशनल विड्रॉ, बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करना विद्रोह पैदा करता है उनके मन में, और फिर इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाता है। इमेजिनेशन इज़ अ वाइटल रिफ्यूजी, और फिर लाइक अमेंडा वो अपने आप को इमेजिनेशन की दुनिया में शरण ले लेते हैं। दैट शुड बी नर्चर्ड नॉट स्टिफल्ड, और अगर वो लेते हैं इमेजिनरी उसमें तो उसको हैंडल करना पेरेंट्स का काम है। सो दैट वाज आवर कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द पोएम अमेंडा। रिमेंबर द की मैसेज, बैलेंस इज क्रूशियल between control and freedom. If this video helped you to prepare for exam, hit like button. Subscribe for more class 10 CBSE English content and tell us in the comment which of Amanda's fantasies you relate to the most. See you in the next video.